पीएम मोदी ने 2024 के चुनाव का एजेंडा आप कह सकते हैं सेट कर दिया। 2019 याद है ना आपको, चौकीदार, और 24 में आ गया है परिवार, और मोदी ने बना दिया सियासी हथियार। असल में कल पटना की रैली में लालू प्रसाद यादव ने मोदी का नाम लेकर बाकायदा उन पर निशाना साधा, परिवार न होने का उन्हें उल्हाना दिया, और आज प्रधानमंत्री मोदी ने उसी बयान को अपना सियासी तीर बनाकर चला दिया। अब बीजेपी का हर नेता सोशल मीडिया के अपने बायो में खुद को मोदी का परिवार बता रहा है। 24 के चुनाव को पलट कर रख देने वाली खबर आज की ऐलान जंग की हमारी कवर स्टोरी है, देखिए। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। तेलंगाना के आदिलाबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा नारा और अपना सबसे बड़ा एजेंडा सेट कर दिया। मैं हूं मोदी का परिवार। ये सिर्फ स्लोगन नहीं बल्कि 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी का इलेक्शन थीम बन गया है। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, नेने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं नेने मोदी कुटुंबम, नेने नेने नेने। आखिर मैं हूं मोदी का परिवार भाजपा का नारा क्यों और कैसे बना, ये बात आगे विस्तार से जानेंगे। पहले ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 1:15 बजे ये नारा दिया और अगले कुछ ही मिनटों में भाजपा नेताओं से लेकर भाजपा के समर्थकों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के बायो में इसे फिट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स अकाउंट पर नाम के साथ मोदी का परिवार जोड़ा। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एक्स अकाउंट पर अपने नाम के साथ मोदी का परिवार जोड़ा, और फिर तो जुड़ता ही चला गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा समेत हजारों की संख्या में बीजेपी नेता और समर्थक सोशल मीडिया पर नाम के साथ अंग्रेजी और हिंदी में मैं मोदी का परिवार जोड़ने लगे। मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार पूरा देश है, और ये बात आज की नहीं है। बहनों भाइयों, हम सब लोग अपने परिवार के साथ होली दिवाली मनाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 की पहली दीपावली प्रधानमंत्री जी ने कहां मनाई थी? सीमा पर सैनिकों के साथ। यह उनका परिवार था, और उससे लेके आज तक जितनी दीपावली पड़ी है, किसी न किसी सीमा की चौकी पर सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाई है। यह है उनका परिवार। 2014 में चाय वाला, 2019 में मैं भी चौकीदार, और 2024 में मैं मोदी का परिवार। जब वो हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलते हैं तो मैं समझता हूँ पूरे देश को इस बात का दुख होता है, क्योंकि पूरा देश ही प्रधानमंत्री जी को अपना परिवार समझता है। तो आज हमने सारे इंडिया अलायंस को बताया है कि हम सब हमारे प्रधानमंत्री जी का परिवार हैं। अगर आप उनको गाली देंगे तो हमें भी ठेस पहुँचता है। 3 चुनाव और तीनों में एजेंडा सेट करने वाला अलग अलग कैच वर्ड। अब आने वाले दिनों में बीजेपी न सिर्फ मोदी का परिवार शब्द को सबसे बड़ा चुनावी हथियार बनाएगी, बल्कि इसकी काट खोज पाना विरोधियों के लिए मुश्किल हो जाएगा। जिस परिवार का एक सदस्य
आत्महत्या कर लेता है, वो किसान हो या वो नौजवान हो, इस देश में एक दिन में 50 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, उनके परिवार की चिंता नहीं है इन्हें। ये मुद्दों से भटकाने की साजिश है इस सरकार की। उनके परिवार के बारे में कोई चिंता है इन्हें? होती तो शायद अपने बायो बदल के लिख देते किसान का परिवार, नौजवान का परिवार। हमारी चिंता उस किसान की है और उस नौजवान की है, इनकी चिंता मोदी की है। मैं मोदी का परिवार के नाम पर कांग्रेस बीजेपी नेताओं को इसलिए घेर रही है क्योंकि जिस मंच से मोदी पर रविवार को पटना में परिवार का नाम लेकर हमला किया गया, उस मंच पर कांग्रेस के नेता मौजूद थे। असल में कल तेजस्वी यादव ने पटना में रैली बुलाई थी। गांधी मैदान की रैली में लाखों लोग जुटे थे। मंच पर अखिलेश यादव से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद थे। उसी मंच से लालू ने पीएम मोदी के हिंदू होने पर सवाल उठाए और यहां तक कह दिया कि आपका तो परिवार ही नहीं है। रैली बुलाई गई थी विपक्ष की तरफ से अपनी ताकत दिखाने के लिए, लेकिन उल्टा हो गया। अब इस रैली ने मोदी को 24 के चुनाव के लिए नई ताकत दे दी है। सुनिए मोदी को लेकर लालू यादव ने रविवार को रैली के मंच से क्या कहा, जिसने आज देश के चुनाव का सियासी मुद्दा ही बदल दिया है। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। अब इसी बयान को लेकर मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता चुनावी माहौल में मुद्दा बना रहे हैं। प्रधानमंत्री का तो परिवार पूरा देश है। प्रधानमंत्री का परिवार क्रिकेट टीम नहीं है। 7 बेटी 2 बेटा, पिता पत्नी और पति मिला के 11 लोग की टीम। तो क्रिकेट टीम तो लालू जी के पास है परिवार, और सब कैप्टन ही है उसमें। और दूसरी बात, आंख में जब मोतियाबिंद हो जाए ना, लगता है बीमारी ज्यादा हो गई है, आंखों में मोतियाबिंद भी हो गई। मंच पर बैठे राहुल गांधी नहीं दिखे, जो कि ईसाई माता और पारसी पिता के पुत्र हैं, और प्रधानमंत्री दिख रहे हैं कि हिंदू नहीं है। हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने चले हैं। ये पूरे विश्व में हिंदू क्या है ये बताने वाले प्रधानमंत्री को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। बात परिवारवाद की पॉलिटिक्स की हुई थी, लेकिन पहुंच गया है प्रधानमंत्री मोदी के परिवार पर। अब बीजेपी इसे सियासी मुद्दा बनाकर भुनाने की कोशिश में जुटी है। ठीक वैसे ही जैसे 2014 में मोदी को कांग्रेस की तरफ से चाय वाला कहा गया, तो पूरा चुनाव ही चाय वाले पर शिफ्ट हो गया। 2019 में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया, तो भाजपा ने मैं भी चौकीदार का नारा देकर पूरा सियासी सेटअप ही बदल दिया। अब भाजपा के सामने परिवार का मुद्दा है, तो वो इसे कैसे छोड़ देगी? अखिलेश यादव की तरफ से अब बीजेपी पर तंज कसा गया है। मैं मोदी का परिवार, ये जो मुहिम बीजेपी चला रही है लालू प्रसाद यादव के निशाने के बाद, उस पर अखिलेश यादव ने तंज किया है। कह रहे हैं लगता है मेले में बिछड़ा परिवार मिल गया है। दरअसल आप जानते हैं कल अखिलेश यादव भी तो पटना की रैली में उस मंच पर मौजूद थे जिस मंच से लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया था, परिवार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा था। और अब बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव के बयान के खिलाफ जिस तरीके से मैं मोदी का परिवार ये कैंपेन आगे बढ़ाई, उसी को लेकर अखिलेश यादव जो हैं वो सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा लग रहा है मेले में बिछड़ा हुआ पूरा परिवार मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं चुनाव प्रचार में, मिशन मोड में, ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं वो। 13 मार्च तक का उनका कैलेंडर जो है वो सेट हो गया है, फिक्स कह सकते हैं आप। एबीपी न्यूज पर पीएम मोदी का पूरा कार्यक्रम मैं अब आपको बताने वाली हूं। देखिए इस बार चुनाव की तारीखों का जो ऐलान है वो 13 मार्च के बाद ही होगा, क्योंकि तब तक तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम लगा हुआ। और किस तरीके से लगा हुआ है, आज 4 मार्च की तारीख थी, आज आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना आदिलाबाद में थे। अब देखिए 5 मार्च से आगे की ये तमाम तारीखों का आंकड़ा मैं आपको जगह समेत बता रही हूँ। 5 मार्च संगारेड्डी तेलंगाना में, 5 मार्च को ही चंडीगढ़ ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। 6 मार्च को वो पश्चिम बंगाल के अंदर बारासात और बिहार में बेतिया पहुंचेंगे। फिर 7 मार्च जम्मू कश्मीर श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। 8 मार्च को दिल्ली में कार्यक्रम है। 9 मार्च को ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश में पीएम रहेंगे। 9 मार्च को ही जोरहाट असम भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर अगले दिन 10 मार्च उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। 11 मार्च को 2 राज्यों में दिल्ली और हरियाणा दोनों जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। 12 मार्च को भी 2 राज्य कवर कर रहे हैं पीएम, गुजरात भी राजस्थान भी। गुजरात साबरमती, राजस्थान पोखरण। और फिर
13 मार्च को गुजरात और असम दोनों जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम पहले से तय है। दिल्ली सरकार ने आज विधानसभा में 76,000 करोड़ का बजट पेश किया है। फ्री बिजली, फ्री पानी के बाद अब केजरीवाल सरकार ने महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता इसे राम राज्य वाला बजट बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे अरविंद केजरीवाल सरकार की विदाई वाला बजट बताकर सीएम केजरीवाल पर निशाना साध रही है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही किसी बेटी को कोचिंग की जरूरत हो, यहाँ एक घर में रहने वाली महिला को सिनेमा हॉल में मूवी देखने की इच्छा हो, अब अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, क्योंकि उनके भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन्हें हर महीने 1,000 रुपए। मेजे थपथपाए, खड़े होकर अभिवादन हुआ और केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगे। दिल्ली विधानसभा में आज बजट पेश करने के दौरान जैसे ही महिलाओं के लिए केजरीवाल सरकार ने बड़ी घोषणा की, दिल्ली विधानसभा का नजारा कुछ यूं था। मौसम चुनावी है, वादों, दावों और घोषणाओं की भरमार है, लिहाजा आम आदमी पार्टी ने लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का नया दांव चला है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मैं समझता हूँ ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। अब दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए, चाहे वो हमारी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, चाहे कोई माता हो, हर एक के लिए हर महीने 1,000 रुपए का इंतजाम कर दिया। हर महीने उनके अकाउंट में 1,000 रुपए जाएंगे। कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा उछाल आएगा। अब आपके मन में कई तरह के सवाल होंगे, मसलन क्या दिल्ली में रहने वाली हर महिला को महीने में 1,000 रुपए मिलेंगे? क्या इसके लिए दिल्ली का मूल निवासी होना जरूरी है या कोई भी महिला इस योजना का लाभ उठा सकेगी? तो आइए इन सवालों का आसान भाषा में जवाब देते हैं। जिन भी महिला को इस योजना का लाभ लेना हो, उनकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। महिलाओं को आयकर की श्रेणी में नहीं आना होगा। सरकारी नौकरी वालों को इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। सरकारी पेंशन वालों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। दी गई जानकारी सही है, इस संबंध में शपथ पत्र देना होगा। इसके लिए दिल्ली का स्थायी निवासी होना जरूरी है और तो और आधार कार्ड और मतदाता कार्ड भी रहना अनिवार्य होना चाहिए। दिल्ली की सरकार जहां इसे राम राज्य वाला बजट बता रही है, वहीं बीजेपी इसे रावण राज का बजट बता रही है। वो कह रहे हैं कि राम राज्य बजट है, तो इसके पहले का जो 9 बजट था वो क्या रावण राज बजट था? आपको अंतिम बजट ही राम राज्य लगा? बजट तो आपका पहला भी राम राज्य, तब तो आप राम को मानते ही नहीं थे। तब तो आप राम जी के मंदिर की जगह अपनी नानी की बात सुनाते थे कि वहां राम जी हो ही नहीं सकते। घोटालों के मास्टरमाइंड और भ्रष्टाचार के सरगना अरविंद केजरीवाल, आपने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है और आज आप दिल्ली में राम राज्य बजट की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। शराब घोटाले में आपने कमीशन खाई है, जल बोर्ड का घोटाला आपने किया है। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीट पर जीत दर्ज की थी। इन चुनावों में बीजेपी को 56% तो कांग्रेस को 22.5% और आम आदमी पार्टी को 18% वोट मिले थे। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर दिल्ली का चुनाव लड़ रही है। ऐसे में केजरीवाल सरकार के लिए चुनौती किसी भी कीमत पर बीजेपी की हैट्रिक को रोकने की होगी। केजरीवाल के इस बाउंसर से बीजेपी की हैट्रिक रुकेगी या फिर बनेगी, ये आने वाले चुनाव में साफ हो जाएगा। बीजेपी उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट है वो सामने आ चुकी है। कुल 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। इनमें से 2 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिए। अच्छा, वहां दूसरी तरफ 8 मार्च को चुनाव समिति की अब अगली बैठक भी होनी है, जिसमें आगे के लिए जो और सीटें हैं उस पर नाम तय कर दिए जाएंगे। इस बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है।
शिंदे की शिवसेना ने 22 सीटों की मांग करती है। शिवसेना शिंदे गुट कह रहा है धनुष बाण के निशान पर। 2019 में पार्टी 22 सीटों पर लड़कर 18 जीती थी। इस बार भी धनुष बाण के लिए 22 सीटें ही चाहिए। पार्टी की ओर से प्रस्ताव एकनाथ शिंदे को भेजा गया है। तो देखिए, महाराष्ट्र में अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। दोनों ही गठबंधन जो है महाराष्ट्र के, उन दोनों गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है और अब एनडीए के भीतर भी सीट शेयरिंग को लेकर क्या घमासान है, उसी की सुगबुगाहट इस खबर के साथ। लगभग तो हो ही गया है, फाइन ट्यूनिंग देने की बाकी जो है वो माननीय एकनाथ शिंदे जी, माननीय देवेंद्र जी, माननीय अजीत दादा, ये माननीय अमित शाह जी के साथ चर्चा करके जल्द ही इसको घोषित करेंगे। तो आप आशीष शेलार को सुन रहे थे, जिनकी तरफ से तो ये दावा किया जा रहा है कि करीब करीब सीटों को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसके भीतर से 22 सीटें मिले पार्टी को, इसी का दबाव बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रचार का रोड मैप तैयार कर लिया। एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पार्टी छोटी छोटी रैलियों के साथ ही बड़े रोड शो भी प्लान कर रही है। राज्य यूनिट प्रचार की रणनीति केंद्रीय यूनिट को भेजने वाली है। सूत्रों की माने तो प्लानिंग ये की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 बड़ी रैलियां सबसे पहले कराई जाएं। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा सा रोड शो करा दिया जाए। गृह मंत्री की भी उत्तर प्रदेश में करीब 1 दर्जन से ज्यादा रैलियां करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब करीब उत्तर प्रदेश की तमाम 80 लोकसभा सीटों पर जाएंगे, वहां पर प्रचार करेंगे। सीएम एक दिन में 2 से 3 लोकसभा सीटों पर रैलियां करेंगे। जेपी नड्डा भी उत्तर प्रदेश में करेंगे 15 से ज्यादा रैलियां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी रैली होगी। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों में सबसे ज्यादा रैलियां उत्तर प्रदेश में मोहन यादव की करवाई जाएंगी। इसके बाद नंबर हेमंत बिस्व शर्मा का है। सहयोगी दलों के नेताओं के भी कार्यक्रम तय किए जाएंगे उत्तर प्रदेश के लिए। तो उत्तर प्रदेश को लेकर पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें देश में 80 जिनकी संख्या है वो यूपी में ही है। और ऐसे में इस बार बीजेपी का टारगेट उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत बड़ा है। 80 में से 80 100% स्ट्राइक रेट की मंशा पूरी करने के लिए चुनाव मैदान में उतरने की बीजेपी की तैयारी। खबर पंजाब से है, जहां विधानसभा के भीतर आज भारी बवाल हो गया है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। भगवंत मान विधानसभा में ताला लेकर पहुंच गए थे। उन्होंने ये ताला स्पीकर को दे दिया और कहा इसे अंदर से लगा दिया जाए ताकि विपक्ष हाउस से भाग न सके। और इसके बाद तो खूब ही हंगामा हुआ है। कांग्रेस के नेता लगातार नारेबाजी करते रहे। आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री चेतन सिंह जौरा माजरा ने कहा है कांग्रेस ने पूरा सेशन ताले पर ही निकाल दिया। बैठो 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 फिर बैठो। सारे तो ये देखा आपने तस्वीरें, देखे किस तरीके से विधानसभा में पंजाब के भीतर मुख्यमंत्री खुद ताला लेकर पहुंच गए और ताला स्पीकर की तरफ दिखाकर बोले कि ये लगवा दीजिए अंदर की तरफ से ताकि विपक्ष जो है वो उठकर भाग ना सके। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी असीम बसी इस वक्त मौजूद हैं। असीम, पंजाब पक्ष विपक्ष मतलब ये सारा हंगामा पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। कल बजट आना है, लेकिन आज बहुत ही स्टॉर्मी डे था विधानसभा के अंदर। हमेशा भगवंत मान चीफ मिनिस्टर हैं, वो एलिगेशन लगाते हैं जी कांग्रेस जो है वॉकआउट कर जाती है, ऑपोजिशन वॉकआउट कर जाती है जब भी कोई बात होती है। तो आज थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। अभी सीएम खुद जो है एक पैकेट में, एक लिफाफे में ताला लेकर पहुंच गए। उन्होंने ये ताला जो है स्पीकर को दे दिया और बोल दिया अंदर से लगा दो ताकि कोई जा ना पाए। इसको प्रताप बाजवा जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उन्होंने विरोध किया। लगातार नारेबाजी हुई। 2-3 घंटे बाद 2-3 घंटे काफी तल्ख माहौल रहा और फिर एंड में कांग्रेस वाले भी बोलने लग पड़े कि अगर आपने लगाना है तो लगा दो। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सीन था, जो बड़ा अजीब सदाबी के साथ मुख्यमंत्री जो है वो ताला लेकर आ गए हैं और ये पूरा दिन जो ताले पर ही निकल गया। और तो मतलब आज का पूरा दिन पंजाब विधानसभा में ताले की भेंट चढ़ गया। और अब बजट जब आएगा तो देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से पक्ष विपक्ष उस मामले पर आर पार करते नजर आते हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। 2 सीट के लिए आरएलडी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बिजनौर से चंदन चौहान को टिकट दिया गया है। बागपत से राजकुमार सांगवान को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। आरएलडी के कोटे में 2 सीटें जिस पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जयंत चौधरी की पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। बिजनौर से चंदन चौहान को टिकट, बागपत से राजकुमार सांगवान को टिकट।
अब सवाल बड़ा ये होता है कि चर्चा तो इस बात को लेकर भी हो रही थी कि शायद जयंत चौधरी खुद चुनाव मैदान में उतरे, तो क्या ऐसा नहीं होने जा रहा है?